हैव अ सिप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद कौशल पराशर के एपिसोड 2 में हम लोगों ने देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट का टॉपिक है उसको कैसे पढ़ा जाता है, रेवेन्यू को टॉप लाइन क्यों कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को बॉटम लाइन क्यों कहते हैं, कैसे जानेंगे कि ये ईयरली स्टेटमेंट है या नहीं, और किसी भी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में जो एक्चुअल बिजनेस होता है वो हमें कैसे पता चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख के। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो काइंडली विजिट इट वन। हैव अ सिप ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स विद कौशल पराशर के एपिसोड 3 में हम लोग जानेंगे कि पीएनएल स्टेटमेंट के एक्सपेंस जो टॉपिक है उसको कैसे देखते हैं। वेल, अगर रेवेन्यूज को प्रॉफिट कहेंगे तो एक्सपेंस डेफिनेटली लॉस में आएगा, इसीलिए उसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहते हैं। आईटीसी के 2021 के एनुअल रिपोर्ट में पेज नंबर 273 पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, वहां पे जाते हैं। नाउ दिस इज एक्सपेंस। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिनके अगेंस्ट में नोट इस कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में नहीं दिया गया है वो किसी भी कंपनी के में नहीं दिया गया होगा। मैंने इनके अलावा कई कंपनियों की एनुअल रिपोर्ट देखी है जिसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के बारे में डिटेलिंग दी गई होती है, जैसे हमारा राजा बैटरी। जिनकी डिटेलिंग नहीं दी गई है उनके बारे में मैं जितना जानता हूँ मैं कोशिश करूंगा मैं उतना आप लोगों को जरूर बता सकूं। एक्सपेंस में सबसे पहला लाइन आइटम होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एक्चुअली रॉ मटेरियल का कॉस्ट होता है। आप देख पा रहे होंगे इस शीट में सबसे बड़ा एक्सपेंस अमाउंट यही है। इसमें रॉ मटेरियल्स भी आते हैं, फिनिश्ड गुड्स भी आते हैं। इसके बाद वाला लाइन आइटम है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ये ऐसे फिनिश्ड गुड्स होते हैं जो अपना बिजनेस चलाने के लिए कंपनियों को खरीदना पड़ता है। ये रॉ मटेरियल के अलावा खरीदे गए सामान होते हैं जिसकी बिजनेस को जरूरत है। चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस, इंटरमीडिएट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये वो सामान होते हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग पिछले साल की जा चुकी है बट उनको बेचा जाना इस साल है। तो क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग की गई थी उनका एक्सपेंस भी है, क्योंकि उसका एक्सपेंस इस साल नहीं हुआ है पर एक्सपेंस तो हुआ है तो उसको इस साल ही दिखाया जाएगा। नेक्स्ट लाइन आइटम है एक्साइज ड्यूटी। बहुत सारी कंपनीज में आप देखेंगे कि एक्साइज ड्यूटीज को पहले ही रेवेन्यू के साइड से जो इनकम होती है उसमें एक्साइज ड्यूटी को पहले ही घटा दिया जाता है। एक्साइज ड्यूटी एक्चुअल में एक्सपेंस है तो उसको एक्सपेंस में दिखाना भी सही है, और क्योंकि जितना आपने प्रोडक्ट सेल किया है उसके हिसाब से एक्साइज ड्यूटी लगती है इसीलिए रेवेन्यू में ही डिडक्ट कर देना भी सही है। दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। इसमें एक्साइज ड्यूटी एक्सपेंस में दिखाई गई है। अगर किसी बैलेंस शीट में किसी पीएनएल स्टेटमेंट में आपको एक्साइज ड्यूटी रेवेन्यू साइड पे दिखाई जाए, डोंट गेट कंफ्यूज, बोथ आर द सेम थिंग। इसके बाद का लाइन आइटम है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। आप नोट नंबर 24 पे जाके देख सकते हैं कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सचेंज में क्या क्या आता है। ये हमें 321 पे मिलेगा। इसके अलावा रिटायरमेंट फंड में दिया जाने वाला पैसा, ग्रेचुइटी या फिर इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है कंपनी की तरफ से जो एम्प्लॉयज को, वो भी इसी में आएगा। नेक्स्ट है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का बैलेंस शीट से बहुत गहरा रिश्ता है। जब हम लोग बैलेंस शीट वाले टॉपिक पे जाएंगे तो हमें पता चलेगा फाइनेंस कॉस्ट और बैलेंस शीट कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बैलेंस शीट में एक्चुअली एसेट और लायबिलिटी दोनों ही चीजें बताई गई होती हैं। लायबिलिटीज में आपको लोन्स के बारे में पता चलेगा। फाइनेंस कॉस्ट उन्हीं लोन्स का दिया जाने वाला फाइनेंस कॉस्ट। कंपनी का लोन जितना बढ़ेगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरोइंग जितनी बढ़ेगी, फाइनेंस कॉस्ट उतना ज्यादा बढ़ेगा। इस शीट में ये देखने लायक बात है कि इनका फाइनेंस कॉस्ट घटा है। फाइनेंस कॉस्ट घटने के दो कारण हो सकते हैं। एक, या तो कंपनी का लोन घट गया है, या तो फिर कंपनी की क्रेडिट रेटिंग सुधरी है जिससे उसको मिलने वाला लोन अब सस्ते रेट पे मिल रहा है, इससे भी फाइनेंस कॉस्ट घट जाएगा। अगर कंपनी का लोन बढ़ने पे भी इसका फाइनेंस कॉस्ट घट रहा है तो आप कह सकते हैं कि कंपनी की क्रेडिट रेटिंग सुधरी है, कंपनी को लोन अब बहुत सस्ते रेट पे मिल रहा है। या फिर जो लॉन्ग टर्म टैक्स है, जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, वो कंपनी के पास ज्यादा है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग कम है जिसके कारण फाइनेंस कॉस्ट घट गया है। ये भी एक रीजन हो सकता है। अगला लाइन आइटम है डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजिंग एक्सपेंस। डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट क्या होते हैं। आप जानते हैं कि ये आईटीसी का एनुअल रिपोर्ट है। आईटीसी को बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर करनी पड़ती हैं, जैसे ईपी हो गई, आशीर्वाद आटा हो गया, बिस्किट्स हो गए, सिगरेट हो गए। इन चीजों को बनाने के लिए उसे मशीनरी की जरूरत पड़ती होगी, ऑफिस होता होगा, कार, बिल्डिंग, इन जनरल ऐसी चीजें जो फिजिकल फॉर्म में है और उनकी इकोनॉमिक वैल्यू है, ये कहलाते हैं टेंजिबल एसेट। बट नूडल तो बहुत लोग बना रहे हैं, पर आप सोच कर देखिए जो मार्केट में अनब्रांडेड नूडल प्रोडक्ट मिल रहे हैं उनसे ज्यादा दाम होता है ईपी का। तो यिप्पी इज अ ब्रांड नेम, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। तो ऐसी चीजें जो फिजिकल फॉर्म में तो नहीं है लेकिन कंपनी के लिए इकोनॉमिकल वैल्यू रखता है, ये ब्रांड वैल्यू इज कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट। नॉट ओनली ब्रांड वैल्यू, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, फ्रेंचाइजी, ये सभी इंटेंजिबल एसेट में आते हैं। मान लीजिए मैंने एक लैपटॉप लिया है और मैं बिजनेस रन करता हूँ, मुझे 80,000 रुपए एक साल में प्रॉफिट होता है। 50,000 का मैंने लैपटॉप ले लिया तो इस साल का प्रॉफिट क्या मेरा 30,000 ही रह जाएगा। लेकिन क्या लैपटॉप मेरे पास अगले साल से नहीं रहेगा? डेफिनेटली रहेगा। लैपटॉप की वैल्यू हर साल धीरे धीरे डिक्रीज होगी। अगर मैं उसकी वर्किंग लाइफ 5 साल मान लेता हूं और उसको डिवाइड करता हूं 5, और लैपटॉप की वैल्यू को 5 से डिवाइड करता हूं, तो पर ईयर मुझे 10,000 का ही एक्सपेंस लगेगा। हर साल मैं उसकी वैल्यू 10,000 डिक्रीज करता जाऊंगा। तो क्योंकि इस साल मुझे 10,000 का ही खर्चा दिखाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास एसेट 5 साल तक रहने वाला है, मेरा एक्चुअल अर्निंग कितना हो गया? 80,000 ओवरऑल ईयर की अर्निंग थी, एक्सपेंस हो गया 10,000, तो मेरी ओवरऑल अर्निंग हो गई 70,000 रुपए।
अब आप कहेंगे कि कंपनी ने लेकिन एक्चुअली तो 50,000 रुपए खर्चा किए हैं। डेफिनेटली कंपनी ने 50,000 रुपए खर्च किए हैं, लेकिन जो कैश मूवमेंट है वो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखने को मिलेगा। इसीलिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाते हैं। कैश कैसे मूव हो रहा है ये हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ेंगे। टेंजिबल एसेट का समझ गए आप। यही चीज जब इनटेंजिबल एसेट्स पे लागू होती है तो उसे अमोर्टाइजेशन कहते हैं। उनमें कुछ एक्सपेंस होता है। क्यों एक्सपेंस होता है? जो कंपनी एक्ट है उसके हिसाब से डिप्रिसिएशन अलग तरीके से होती है। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से डिप्रिसिएशन अलग तरीके से होती है। क्योंकि इन दोनों में डिप्रिसिएशन का अंतर है, आपको उसके लिए अलग से पैसा भी देना पड़ता है, तो उसका एक्सपेंस अलग से आएगा। कंपनी एक्ट का डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन और इनकम टैक्स का डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन दोनों अलग अलग होते हैं, तो इसलिए उस टैक्स के कारण आपको कुछ एक्सपेंस करना पड़ता है। सो we have almost cleared all the expenses. Now we have reached to total expenses value, that is 37,840, which is clearly more than last year. Now profit before exceptional item and tax is the next line item. exceptional item को कहीं कहीं पे आपको extraordinary item भी देखने को मिल सकता है। इनको अलग से क्लासिफाई इसलिए किया गया क्योंकि ये वैसे खर्चे हैं जो हर साल नहीं होने वाले, हर बार नहीं होने वाले, ये हर बार नहीं होंगे। कंपनी नहीं देखती है कि सेम खर्चा सेम टाइप से बार बार होने वाला है, इसीलिए इसको अलग कैटेगरी में रखती है, इसीलिए एक्सेप्शनल आइटम है। हमने सारे एक्सपेंसेस देख लिए। सो वी विल गेट नाउ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फॉर्मूला बहुत सरल सा होना चाहिए। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम जॉइंट वेंचर्स इनकम फ्रॉम एक्सेप्शनल आइटम। इन सभी को ऐड और सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेक्स्ट लाइन आइटम है टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस में आएगा करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। इसकी डिटेलिंग आपको नोट नंबर 27 पे मिलती है, तो हम नोट नंबर 27 पे चले जाते हैं। ये है नोट नंबर 27। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनकम टैक्स फॉर द ईयर इज दिस, यू कैन रीड इट ऑल। करंट टैक्स का मतलब तो आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ रहे होंगे, वो इस साल का टैक्स। नाउ व्हाट इज डेफर्ड टैक्स? डेफर्ड टैक्स डिलेड टैक्स है, वो इस साल इसलिए दिया है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर कंपनी ने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है, अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट किया है, तो कंपनी एक्ट के हिसाब से और इनकम टैक्स के हिसाब से दोनों में भारी अंतर होता है। क्योंकि इन दोनों में अंतर होता है इसीलिए इन दोनों पे टैक्स भी डिफरेंट लगता है। कंपनी ने जो टैक्स पे किया होगा उसके बावजूद जब इनकम टैक्स बताती है कि नहीं एक्चुअल टैक्स है इतना है, तो डिफर्ड टैक्स कंपनी को बाद में पे करना पड़ता है। इसके बाद प्रॉफिट ऑफ द ईयर आता है। प्रॉफिट ऑफ द ईयर में आप टैक्स अगर डिडक्ट कर दें तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट ऑफ द ईयर। प्रॉफिट ऑफ द ईयर को ही नेट प्रॉफिट भी कहते हैं, नेट अर्निंग भी कहते हैं। प्रॉफिट ऑफ द ईयर को नेट इनकम भी कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कहते हैं, नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर भी कहते हैं। यही वो नेट प्रॉफिट है जिससे हम लोगों को एक्चुअल में मतलब होता है। प्रॉफिट ऑफ द ईयर में जो ओनर्स इनकम दिख रहा है यहाँ पे, यही शेयर होल्डर्स इनकम है इस कंपनी के लिए, इसी को नेट प्रॉफिट कहा जाएगा। नाउ जो मेन थिंग है जिससे हम लोगों को सबसे ज्यादा मतलब होता है वो लास्ट लाइन आइटम ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। पर शेयर कंपनी ने कितना कमाया है, बेसिक एंड डाइल्यूटेड। अब बेसिक का क्या मतलब है और डाइल्यूटेड का क्या मतलब है, इसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा नोट नंबर 28(1) पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ईपीएस बताया गया है। ईपीएस की कैलकुलेशन आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये वही है जो टोटल नंबर ऑफ शेयर है। ये टोटल नंबर ऑफ शेयर लिखा हुआ है यहाँ पे। A/B इज इक्वल टू बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। हर बार लगभग दोनों का वैल्यू बराबर ही होता है। आप इस साल की वैल्यू देख रहे हैं या पिछले साल की वैल्यू देख रहे हैं, बट बेसिक ईपीएस तो आप समझ गए होंगे इस साल की टोटल अर्निंग। हाँ, एक और बात, यहाँ जो टोटल अर्निंग का वैल्यू दिख रहा है वो वैल्यू का आप कंपेयर कर सकते हैं इस वैल्यू से, क्योंकि यही नेट प्रॉफिट है, अर्निंग ऑफ शेयर, अर्निंग फॉर शेयर होल्डर्स। नेट प्रॉफिट को जब नंबर ऑफ टोटल शेयर से डिवाइड करते हैं, ये नेट प्रॉफिट है। इसको जब टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करते हैं तो बेसिक ईपीएस आता है। जब नेट प्रॉफिट को हम टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स प्लस टोटल नंबर ऑफ कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज से डिवाइड करते हैं तो आता है डाइल्यूटेड ईपीएस। अब व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज? ये वैसे कन्वर्टिबल प्रेफर्ड शेयर होते हैं या फिर कन्वर्टिबल डेब्ट होते हैं, फिर इक्विटी ऑप्शंस होते हैं, जिनको अगर हम शेयर में कन्वर्ट करें तो उनकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी होगी, ये वही वैल्यू है। याद रखिए ये एक्चुअल शेयर नहीं है, पर अगर कंपनी अपने सारी कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज को शेयर में कन्वर्ट कर दे तो नंबर ऑफ शेयर्स इतने होंगे। तो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर प्लस नंबर ऑफ कन्वर्टिबल शेयर विच कुड बी कन्वर्टेड, क्योंकि इसमें डाइल्यूटेड क्वांटिटी ऑफ शेयर्स भी हैं इसीलिए डाइल्यूटेड ईपीएस आएगा ओवरऑल ईपीएस, ओवरऑल अर्निंग को इससे डिवाइड करने पर। तो हमने पीएनएल स्टेटमेंट के एक्सपेंस पार्ट को भी पूरी तरह से कवर कर लिया है और रेवेन्यू पार्ट को भी। आई होप कि आपको पीएनएल स्टेटमेंट में अब कोई दुविधा नहीं रही होगी। अगर कोई दुविधा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि बैलेंस शीट को कैसे पढ़ा जाता है।